हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पार्ट 2, केमिकल मैकेनिज्म। इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड करा था उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि न्यूरल मैकेनिज्म किस तरह से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है। जो आपके ब्रेन के जो हाई सेंटर्स है, मिडुलरी सेंटर्स, पोंटाइन सेंटर्स, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, आपके एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स, ये सब मिलके क्या एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस बनाते हैं जो क्या करते हैं आपके रेस्पिरेशन की जो रिदम है उसका उसका जो डेप्थ है वो सब क्या मेंटेन करके रखते हैं। एक केमिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पे हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब केमिकल मैकेनिज्म में क्या रहेगा, केमिकल मैकेनिज्म में ये रहता है कि भाई जो कीमो रिसेप्टार्स हैं आपके, ठीक है, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कौन सी गैसेस आती है, आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस आती है, दैट इज़ O2 एंड CO2। ठीक है, तो ये दो मेन गैसेस होता है जहाँ पे आपका इनहेल एंड एक्सहेल होता है। आप O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ये एक रेस्पिरेशन का एक नॉर्मल आपका पैटर्न रहता है कि O2 को अंदर लेना है, एयर को इनहेल करना है, CO2 को एक्सहेल करना है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है कि मेन रोल यहीं पे आता है कि ये जो मैकेनिज्म जो होते हैं आपके न्यूरल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म, इसमें क्या रहता है कि यही जो गैसेस होता है इनका अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, इनके पार्शियल प्रेशर्स में कुछ चेंजेस आता है कि डिफिशिएंसी ऑफ O2 हो गया है, या फिर आपका CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या रहता है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स रहते हैं। न्यूरल मैकेनिज्म है, नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन रहेगा रेस्पिरेशन का नॉर्मल रिदम। ठीक है, और केमिकल मैकेनिज्म है कि कुछ जो केमिकल ब्लड के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर वहाँ पे एबनॉर्मली चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकली चेंज होते हैं, वहाँ पे O2 एंड CO2 का जो अमाउंट है वो चेंज होता है, तो ये जो केमिकल रिसेप्टार जो ब्लड के अंदर बैठे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से क्या रहते हैं, अलार्म की तरह रहते हैं कि यहाँ पे ये वाला सारी चीज़ें चेंज हुआ है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, आपका जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन और CO2 की जो गैसेस है, रेस्पिरेटरी गैसेस, वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक जो ब्लड है, जो आपके न्यूरल सेंटर्स है, उनको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे कि आपका अब इन सारे चेंजेस को जल्दी से जल्दी क्या है, एज इन द केस ऑफ इमरजेंसी के केसेस में क्या फिनिश करें और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को हम वापस लेके आ जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे केमिकल मैकेनिज्म में क्या रहते हैं, हमारे कीमो रिसेप्टार्स रहते हैं। कीमो रिसेप्टार्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टार्स आर दी सेंसरी नर्व एंडिंग्स विच आर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। अब ये जो कीमो रिसेप्टार्स है ये क्या करते हैं, एक तरह से सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है। ठीक है, और वो कब एक्टिव होती है, जब आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या रहता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ब्लड में क्या होता है, आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, उसके अंदर कुछ चेंज होता है, एबनॉर्मलिटी जो चेंजेस आते हैं, तो वो क्या कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो फर्दर प्रोसेसिंग में आपके आगे हेल्प करते हैं कि रेस्पिरेशन को नॉर्मल रिदम पे लेके आना है। अगर O2 का डेफिशिएंसी हुआ है, CO2 का बहुत एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या रहती है, नॉर्मल इक्वलिटी में नहीं रहती। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हायर सेंटर्स को मैसेज भेजते हैं, जो आपके न्यूरल सेंटर्स है वहाँ से फिर क्या है, उसके जो रिस्पॉन्स सेंसरी फीडबैक जो गया है कीमो रिसेप्टर्स की तरफ से, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन होता है और वो फिर रेस्पिरेटरी का जो मूवमेंट्स होते हैं, थोरेसिक है, लंग्स है, जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको डेप्थ का इंक्रीज होता है वहाँ पे, और जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको हैंड टू हैंड इमरजेंसी कंडीशन में क्या किया जाता है, करेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो जो कीमो रिसेप्टार्स है हमारे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, उसके अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दे आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस, रेगुलेटिंग ब्रीदिंग रेट्स एंड मैनेजिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि केमिकल मैकेनिज्म जो है आपका, जो कीमो रिसेप्टार्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि बॉडी के जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उनको क्या करके उसको नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करके रखना है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट्स, जो ब्रीदिंग रेट्स है हमारे नॉर्मल, जो रेस्पिरेटरी रेट्स है उनको नॉर्मल मेंटेन करके रखना होता है। और मैनेजिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्बिनेशन में ही रहता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका रिदम में क्या है, हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लियर, दीज इंक्लूड्स सेंट्रल रिसेप्टार्स इन ब्रेन एंड पेरिफेरल रिसेप्टार्स इन द आर्टरीज। अभी जो केमिकल मैकेनिज्म में जो कीमो रिसेप्टार्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मेनली क्या है, आपके सेंट्रल रिसेप्टार्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल रिसेप्टार्स किस में,
आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल रिसेप्टार्स और द पेरिफेरल रिसेप्टार्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कंबाइन करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इसमें रहेगा हमारा दैट इज़, अब यहाँ पे इस पिक्चर में हम ये देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये आपका हाई सेंटर्स है ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है, पोन्स रहेगा, मीडियोला ऑब्लंगेटा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगेन आपके नर्व एंडिंग्स है, यहाँ पे इफ मोटर फाइबर्स है, सेंसरी फाइबर्स है, लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कीमो रिसेप्टार्स है, नर्व्स, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है O2 एंड CO2 का चेंज होता है, तो यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टार्स यहाँ पे आपके पेरिफेरल, आपके जो कैरोटिड साइनस वगैरह है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे इस तरह से हाई सेंटर्स में लेके जाते हैं। फिर हाई सेंटर्स वाले क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलेट करते हैं जो उनको फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे फाइनली मोटर पाथवे के थ्रू क्या करते हैं, आपके इंटरकोस्टल मसल्स है, आपका डायफ्राम है और थोरेसिक केज है, उनका मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका काम करवाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट रहेगा आपका दैट इज चेंजेस इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड स्टिमुलेटिंग कीमो रिसेप्टर्स, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कैसे कैसे चेंज होता है कि कीमो रिसेप्टर्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ये 3 कंडीशंस है जहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, जो आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कैरोटिड साइनस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, जहाँ अगर यहाँ हाइपोक्सिया क्या रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ O2, हाइपरकैप्निया क्या रहेगा कि हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया ब्लड के अंदर, और इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन, मतलब ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कि मतलब ये 3 कंडीशंस है जहाँ पे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाते हैं, नॉर्मल से एबनॉर्मल वे में प्रेजेंट होते, तभी ये जो केमिकल रिसेप्टर जो सेंसरी नर्व एंडिंग से क्या हो जाती, एक्टिव हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरी में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ आर्टरीज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, कि दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है, इन कीमो सेंसिटिव एरिया इन द डीपर पार्ट ऑफ द मीडुला ऑब्लंगेटा क्लोज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स है, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपके मिडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली DRG डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास में ये प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ब्रेन के अंदर हमारा ब्लड भी रहता है, CSF भी वहाँ पे फ्लो करता है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स क्या है, स्पेशली ब्लड और CSF के क्लोज, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये क्या है, आपके जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड क्या है, ये भी फ्लूइड है, CSF क्या है, ये भी फ्लूइड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे एबनॉर्मलिटी कंडीशंस, आपकी कंडीशंस आती है जिसमें कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। These monitors the pH of the cerebrospinal fluid and interstitial fluid which influenced by the CO2 levels in the blood। अब ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, pH मेंटेन करके रखते हैं आपके CSF का, और आपके जो ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर CO2 का लेवल अगर ब्लड के अंदर चेंज होता है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे। एक्शन ऑफ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, कि भाई हमारे यहाँ पे कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है उनका एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैव द डायरेक्ट कनेक्शन विद द रेस्पिरेटरी सेंटर, स्पेशली द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक्ट स्लोली बट इट इंक्रीजेज द वेंटिलेशन थ्रू केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या है, बहुत ही धीरे धीरे करके एक्ट करते हैं, बट ये वेंटिलेशन को, रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ आपका कुछ भी फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी गैसेस में कुछ चेंज होता है। तो मेन स्टिमुलेंट ऑफ केमिकल कीमो रिसेप्टर्स इज अ इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जब बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, हाई सेंटर्स में, तो क्या रहेगा, आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द ब्लड कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से हाइड्रोजन आयंस वहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं आपके जो हायर सेंटर्स है, मिडुलरी सेंटर्स है, पॉन्टाइन सेंटर्स हैं यहाँ पे, कि तो हाइड्रोजन आयंस क्या है, डायरेक्टली वो ब्लड के साथ आपका
ब्रेन तक वहाँ पे रीच नहीं कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो वहाँ पे उसको मतलब फ़िल्टर आउट नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। साथ साथ में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बैरियर है उसको भी वो क्रॉस नहीं करते। तो फिर हाइड्रोजन आयंस वहाँ पे इंक्रीज़ कैसे हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, किस तरह से इनडायरेक्टली वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे कि जो आपका अगर आर्टीरियल ब्लड है उसमें क्या रहेगा, CO2 का जो अमाउंट है, पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या रहेगा वहाँ पे, जब CO2 इंक्रीजेज इन द ब्लड इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, एंड ब्लड CSF बैरियर एंटर्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द ब्रेन एंड द CSF। हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या डायरेक्टली खुद तो क्रॉस नहीं कर सकते, बट वो क्या करेंगे, जो आपका CO2 है, अगर ब्लड के अंदर आपका CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। देन CO2 कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्म्स ए कार्बोनिक एसिड है का फॉर्मेशन करेगा। फिर कार्बोनिक एसिड क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, ये डायरेक्टली हैंड टू हैंड क्या हो जाता है, डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा आपका। क्लियर। फिर हाइड्रोजन आयन, एक्सिस हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब यहाँ पे क्या रहा आपका, जो हायर सेंटर्स है ब्रेन जो है यहाँ पे, वहाँ पे क्या रहा आपका, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन एबनॉर्मल से आपका नॉर्मल से एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एंड फ्रॉम कीमोरिसेप्टर्स एक्साइटेटरी इम्पल्सेस आर सेंट टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग। अब कीमोरिसेप्टर्स ने क्या करा कि जो सेंसरी इम्पल्सेस है वो बहुत डायरेक्टली उन्होंने रेस्पिरेटरी सेंटर्स को इन्फ्लुएंस करा। रेस्पिरेटरी सेंटर्स ने क्या करा, उनके अकॉर्डिंग जो उनको फीडबैक मिला है वहाँ से, उनके अकॉर्डिंग क्या है, अपना रेट जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ाया और फोर्स ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाया, कि ताकि जितनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट होगी उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, किसको, CO2 को। जैसे ही ब्लड के अंदर CO2 जो है वो नॉर्मली जो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ है उसका क्या होगा, वो एक्सहेल करते रहेंगे हम लोग। एक्सहेल करने के बाद में क्या है, वहाँ पे CO2 का अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द एक्सेस CO2 इज वॉश्ड आउट एंड रेस्पिरेशन ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन पे। तो इस तरह से क्या है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स ने अपना काम करा कि भाई CO2 को किस तरह से हम लोग एक्सहेल करवा सकते हैं। क्लियर। फिर आता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में क्या रहता है, पेरिफेरी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कैरोटिड एंड एरोटिक रीजन में रहते हैं आपका। दीज आर दी सेंसरी एक्सटेंशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनटू द ब्लड वेसल्स। ये क्या है, सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आपकी आर्टरीज में। एक्शन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, कि भाई जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है इनका क्या एक्शन होता है, दे डिटेक्ट द चेंजेस इन द आर्टीरियल ब्लड O2 एंड CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो O2 CO2 है, और साथ में क्या रहता है आपका, हाइड्रोजन आयन रहता है pH को मेंटेन करने के लिए। तो ये पेरिफेरल जो कीमोरिसेप्टर्स है ये क्या रहते हैं, दीज आर वेरी सेंसिटिव, एनी चेंज इन द आपका O2 में और CO2 में, हाइड्रोजन में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। Hypoxia is the most potent stimulant for peripheral chemoreceptors because of the presence of oxygen-sensitive potassium channels in the glomus cells of peripheral chemoreceptors। अब क्या है, जो आपके जो कैरोटिड है, कैरोटिड साइनस है, वहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे क्या है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमस सेल्स बोलते हैं। ग्लोमस सेल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इसमें क्या रहेगा आपका, वो क्या करते हैं आपके, इन केस ऑफ हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया होता है तो हाइपोक्सिया क्या है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ O2। जब ब्लड के अंदर O2 का बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आएगा तो ये जो ग्लोमस सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिव होने की वजह से क्या रहेंगे, जो आपके पोटेशियम चैनल्स है ग्लोमस सेल्स में, जो पोटेशियम चैनल्स है वो क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या रहेगा, hypoxia causes closure of the oxygen sensitive potassium channels and prevent the potassium efflux, ठीक है। This leads to the depolarization of the glomus cells and generation of action potential in the nerve endings। यहाँ पे मोटा मोटा ये है कि भाई जो ग्लोमस सेल्स है वो आपके
कैरोटिड आर्टरीज वगैरह में वहाँ पे एज ए कीमो रिसेप्टार्स के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है कि जब O2 का बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी आ जाता है ब्लड के अंदर, उसको हम लोग हाइपोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे पोटेशियम चैनल्स वगैरह का जो इनिबिशन रहता है, इफ्लक्स वहाँ पे इनिबिट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे आयनिक चेंज हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और वहाँ पे क्या रहते हैं, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व एंडिक्स में रहता है। बिकॉज डीपोलराइजेशन होगा, आयनिक चेंजेस होंगे। जैसे आयनिक चेंजेस होंगे तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का वहाँ पे क्या रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, और वहाँ पे नर्व एंडिंग्स में एक्शन पोटेंशियल का अराइज होगा, और वो क्या करेगा आगे जाके, द इम्पल्सेस पासिस थ्रू द एरोटिक एंड एक्साइट दी DRJ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डोर्सल रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो राइज हुआ है नर्व एंडिंग्स में, वो इम्पल्सेस को कैरी करता है एरोटिक के थ्रू एंड एक्साइट दी जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, उनको क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा। वो फिर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो क्या करेंगे, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड वेंटिलेशन। जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनका एक्साइटेटरी इम्पल्सेस उनको आपको क्या देंगे, मोटर वे के जो आपकी नर्व एंडिंग्स है, मोटर नर्व एंडिंग्स के थ्रू क्या है, एक्सिस एंड एक्सिस बहुत ज़्यादा क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स का वहाँ पे वर्क करवाएंगे, और वो क्या इनडायरेक्टली क्या करेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। उसके थ्रू क्या रहेगा, आपका CO2 यहाँ पे एक्सहेल हो जाएगा, और O2 का क्या है, हम लोग इनहेल करेंगे मैक्सिमम अमाउंट। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो क्या रहेगा, हमारा एयर का इनहेल करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इनहेल करेंगे तो क्या है, O2 फिर से हमारी ब्लड के अंदर क्या रहेगा, उसका नॉर्मल अमाउंट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये रहे यहाँ पे जो आपकी एरोटिक बॉडीज़ में जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कैरोटिड है यहाँ पे एरोटिक है। ये सारे क्या करते हैं, नर्व एंडिंग से, सेंसरी नर्व एंडिंग से इम्पल्सेस को क्रिएट करते, फिर वो वहाँ पे फीडबैक के फॉर्म में कहाँ जाता है, मेन जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है आपके मिडुलरी सेंटर्स पे जाएंगे, फिर वो वापस रिफ्लेक्स बना के क्या, मोटर पाथवे के थ्रू है आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, और रेस्पिरेटरी रेट का वहाँ पे इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, केमिकल मैकेनिज्म इन द न्यूरल रेस्पिरेशन में, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच देखने के लिए।